सर हम जो हमारा सिलेबस है उसमें हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं सिलेबस के मुताबिक? सिलेबस के पार्ट मुताबिक जो है वो इसका मैं तो अब उसको लेके चल रहा हूँ, जो सीमा की बुक है उसके जो पीपीटीज वगैरह वो मैं देख रहा हूँ। इट इज सीमा की बुक है। हाँ जी, ये सीमा है। और इस की अगर आप कहते तो मैं आपको भी। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस है। जी 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 इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस जी 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 हम यही कर रहे हैं अब। जी ठीक जी है जी। सर। ओके, थैंक यू। जी ठीक। जी, अस्सलाम मैंने सर वालेकुम। उनसे जी जी। हेलो। जी सर। जी जी, आप बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि मैंने लिंक तो मेरे पास है, वहाँ पे जाके वीडियोस भी देख सकता हूँ, लेकिन जो पीपीटीज हैं वो कहाँ पे पड़ी हैं, मुझे वहाँ पे मिलती नहीं है। देखिए, वो मैं वो कल पीपीटीज का जो ना वो है हमारा अपना, चूंकि उसकी वजह ये है कि पीपीटीज आपको ऑफिशियल वो नहीं है। वो तो पीपीटीज अच्छा मैंने एडिशनल पेन लेके उसको बना के वो बच्चों को सेंड करता हूँ, अच्छा लिहाजा अच्छा अच्छा वो अच्छा। ऑफिशियल नहीं है। वो तो मैंने कहा था जो पीपीटीज मैंने सेंड ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास हैं, आप जी उनसे ले लें। और ठीक है अदरवाइज ऐसा है कि मैं फिर आपके नंबर पे अदरवाइज मुझे थोड़ा सा ढूंढ के करना पड़ेगा ना, वैसा है। सर। वो मैंने ईमेल एड्रेस वहाँ पे भेजा हुआ, अगर काइंडली हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो, अगर मैं बल्कि आप जो फिर है अपना पूरा। आपको ये होगा कि व्हाट्सअप करूंगा मैं, व्हाट्सअप। सर वो व्हाट्सएप आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, वो बल्कि मेरा ईमेल ख्याल है आसान है इजी है। आपके लिए। इजी है, व्हाट्सएप इजी। इजी है। जी अच्छा जी। हम्म। ठीक है सर, आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लूँगा। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। किसी को भी चाहिए होगी तो मैं अरेंज करके रख लूँगा, फिर मैं उनको जो है वो मुहैया करता रहूँगा। ठीक ठीक। जी ठीक है सर। वो व्हाट्सअप के ऊपर ना बाकी लोगों के पास भी हैं, मैं ये कहना अच्छा चाहता हूँ। ठीक है। जी ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम। कैसे हैं जी आप, ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए सर। वंडरफुल। सब ठीक ठाक हैं। आज तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह, उसामा, सज्जाद, गुलाम अब्बास, वसीम, हैदर। चलें, वेलकम ऑल यू पीपल। अच्छा जी, इनफैक्ट we have to talk about strategic intelligence. I would like to share that strategic intelligence, the that is the comparative advantage, comparative intelligence, ये term use होती हैं, CI या CA. CA is a comparative advantage because ultimately company is interested to get advantage. तो उसके लिए हमें competitive इंटेलिजेंस भी चाहिए, और ये एक एज ए होल स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस से यहाँ मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जी। जैसे ISI है, या आई मीन रॉ है, दैट इज लाइक द गेटिंग, कलेक्टिंग, डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए। इसी हवाले से हमारे एनालिसिस में स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस हमें जो बड़ी ज़रूरी इसेंशियल्स होती हैं, तो ये है क्या, इज़ व्हाट अ फर्म नीड्स टू नो अबाउट इट्स एनवायरनमेंट to enable to anticipate change and design appropriate strategies to deal with changing environment conditions. So creating strategic intelligence, हमें internal sources हैं और external sources हैं। तो my dear, जैसे इंटरनल में सेल फोर्स, मार्केट रिसर्च, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेसेस, और एक्सटर्नल में हम द प्रेस
trade association, trade publications, government departments, so internet और public databases. ये sources की हम बात कर रहे हैं. Sources वो जगह हैं जहाँ से we may collect information. और ultimate हम इसको करके हमने collected from relevant and meaningful sources. So after the information has been collected, it needs to be organized, analyzed, communicated, and finally used as strategic intelligence. तो हम इन जगहों से इंफॉर्मेशन लेके फिर हम उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करके फिर हम अपने जो डिफरेंट लेवल हैं जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए हम उनको कम्युनिकेट कर देते हैं और ये इंफॉर्मेशन नाउ इज यूजफुल वन और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिर हम एक वो चीज़ करेंगे ताकि हम एडवांटेज ले सकें. एनी हाउ दिस टोटल इंफॉर्मेशन gathered either internally or externally so would be called the strategic intelligence. जी प्लीज इस पे कोई डिस्कशन करना चाहें. जी ट्रेड पब्लिकेशन बताएंगे सर. देखिए ऐसा है जी 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 ट्रेड पब्लिकेशन के बारे में कुछ बताइएगा सर. हाँ ये ट्रेड पब्लिकेशंस का मतलब है कि जो हमारे मुख्तलिफ रसाइल हैं पीरियडिकल जो पब्लिश होते हैं जैसे एप्टमा का कोई टेक्सटाइल के ऊपर ठीक है ना जी लाइक दी शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर मुख्तलिफ बैंकिंग सेक्टर के अपने अपने जो ICMAP भी एक और आई कैप वाले भी जो उनके हैं ये पब्लिकेशंस हैं जर्नल्स हैं पीरियडिकल्स हैं चूँकि जब आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें लॉट ऑफ डाटा वुड बी देयर और फॉर एग्जांपल कि इस वक्त पाकिस्तानी इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है एक आर्टिकल एप्टमा वालों ने अपनी टेक्सटाइल के हवाले से उन्होंने डाटा और फिगर्स दी हुई हैं तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं. अखबारात हैं ठीक है इंटरनेट है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं तो ये है चीज़ें. इज इट जी थैंक यू सर. जी जी सर. प्लीज नाउ रियल ऑप्शन क्या है. वन ऑफ द वेज ऑर्गेनाइजेशन कैन अलाउ फॉर अनसर्टेनिटी in their strategic decisions making is by making use of real option. Options क्या हैं ये तीन जो यहाँ to the option to make follow on investment, the option to abandon a project and the option to wait. अब हम तीन हैं कि या तो हम इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें या हम प्रोजेक्ट को छोड़ दें अबेंडॉन कर दें या फिर हम ऑप्शन है कि हम वेट करें. ये हमें एक रियल ऑप्शंस. अच्छा अब देखें क्या है कि ऑप्शन टू मेक फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट. अ प्रोजेक्ट मे नॉट टेक अ पॉजिटिव रिटर्न बाय इटसेल्फ but it may open by other potentially lucrative projects which an organization can then take advantage of. मसलन वो खुद प्रोजेक्ट जो है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा चूँकि उसकी वजह से दूसरे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आप ज़रूरी है. तो इसको हम कहते हैं फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट. अबेंडॉन का मतलब क्या होता है कि इफ द एक्चुअल रेवेन्यू स्ट्रीम्स फ्रॉम ए प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड द ऑप्शन इज टू अबेंडॉन. तो अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी अगर उससे आपके रिसोर्सेज आपका रिटर्न कम है तो ज़ाहिर बात है यू आर नॉट गेटिंग इट्स मोर बेटर टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट. और ऑप्शन टू वेट क्या है कैन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग कुड बी इम्प्रूव्ड बाय वेटिंग एंड बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. तो समटाइम ऐसा होता है कि आप अभी आप मज़ीद वेट करें तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर आ सकती है. तो दैट्स वाई अभी टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट वन. तो हमारे पास जो रियल ऑप्शंस हैं वो ये है कि हम या तो टू मेक फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट करें या उसे छोड़ दें या फिर हम वेट करें. गॉट इट. नाउ गैप एनालिसिस. जी बिल्कुल सर.
Gap basically is the difference between actual and the what is desired. Okay, so is a comparison between desired future position and forecast based on continuing current activities and strategies. तो आपकी जो डिजायर्ड और जो फोरकास्टेड उसकी बेसिस के ऊपर जो आप चाहते हैं और जो एक्चुअल होता है उसके वो आपका है। अब देखें ज़रा थोड़ा सा, ये आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड है, ये पोटेंशियल डिमांड है, ये एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप यहाँ पे हैं एग्जिस्टिंग सेल पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये इसके दरमियान और इसके दरमियान एग्जिस्टिंग सेल, ये कंपैरेटिव गैप है। आप अगर यहाँ से थोड़ा सा, ये प्रोडक्ट गैप है आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एग्जिस्टिंग डिमांड जो है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन गैप है। चूँकि आप कंपैरेटिव गैप, प्रोडक्ट का गैप है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन गैप। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन गैप का मतलब है कि प्रोडक्ट आपकी माइट भी अच्छी हैं, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन उस लेवल पे ना होने की वजह से आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड आप नहीं कर पा रहे। तो एग्जिस्टिंग सेल्स और एग्जिस्टिंग डिमांड, चूँकि ये एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, अब सेल में कमी की वजह ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक कंपैरेटिव गैप, एक प्रोडक्ट गैप है और एक डिस्ट्रीब्यूशन गैप है। कंपैरेटिव गैप क्या होगा कि माइट बी दैट योर कंपेटिटर इज़ मोर बेटर। प्रोडक्ट गैप क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं कि माइट बी दैट्स इट इज़ नॉट अप टू द मेरिट और क्वालिटी। और डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली। तो दैट्स व्हाट आई थिंक आप एग्जिस्टिंग सेल को एग्जिस्टिंग डिमांड जो है उस तक ले जा सकते हैं, और उनमें ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। और फिर एग्जिस्टिंग डिमांड और पोटेंशियल डिमांड में जो होता है गैप, अब देखो एग्जिस्टिंग डिमांड लेट्स से आई मीन इज दैट इज व्हाट इट इज दिस वन, और पोटेंशियल इतना हो सकता है। लेट्स से आप 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं लेकिन ये 1,30,000 तक जा सकता था। तो दैट्स वाई वो जो 30 का गैप है इसको हम कहते हैं डिमांड गैप। जी उमैर नाजिर साहब प्लीज, जी जी को बात करना चाहें प्लीज। जी जी आप बात करना चाह रहे हैं जी? एक्सक्यूज मी, चलिए ओके प्लीज। अच्छा जी आप देखिए डिमांड सर गैप इज, जी जी सर ये जो बनाए इन्होंने लिखे हैं पोटेंशियल डिमांड से ये मुराद है कि हमारी जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, पोटेंशियल डिमांड सर। नहीं, पोटेंशियल डिमांड, द डिमांड विच एग्जिस्ट इन द मार्केट, एंड जिस हद तक हम अपनी मार्केट को टच कर सकते हैं वो पोटेंशियल डिमांड है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मार्केट में हम 2 लाख यूनिट तक हमारे बिक सकते हैं, इतना मार्केट का पोटेंशियल है, इसका मतलब वी मे इन लार्ज आर डिमांड अप टिल 2 लाख यूनिट। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम अभी हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है, वो है हमारी 1,50,000, और लेकिन सेल हमारी कितनी है, वो हम 1,30,000। अब 1,30,000 और 1,50,000 के दरमियान जो गैप की रीज़न, वो ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। इट मे बी कंपैरेटिव, इट मे बी प्रोडक्ट, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अगर हम इन चीज़ों को बेहतर कर लें तो हमारी इस वक्त डिमांड 150 तक जा सकती है। लेकिन इस वक्त हम एग्जिस्टिंग डिमांड हमारी 150 है, लेकिन अगर हम इसे बढ़ा सकते हैं 2 लाख तक, वो जो 2 लाख तक जो मार्केट में डिमांड हम अटेन कर सकते हैं, पोटेंशियल है, इट मीन कस्टमर इतना पाया जाता है, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं, ट्रेस नहीं कर पा रहे, और उसमें वो हमारा गैप जो है वो डिमांड गैप कहलाए। सर ये डिमांड, ये ओवरऑल डिमांड है, ये सिर्फ एक इदारे की डिमांड की हुई है इन्होंने, यानी कि टोटल मार्केट की डिमांड इससे मुराद है, ये सिर्फ एक इदारा अपनी बता रहा है कि हम इतनी कर सकते हैं? देखो आपको ये तो तय करना पड़ेगा ना भी, आप फर्ज करें पोटेंशियल डिमांड का मतलब है, एक तो है पूरी एग्रीगेट डिमांड पूरा इन द होल मार्केट। अच्छा फिर उसमें आप तय करते हो कि मेरा जो परसेंटेज है, मैं
20% ऑफ द टोटल मार्केट हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप अभी 40% की बजाय या 20% की बजाय आप जितनी बिकनी चाहिए थी, लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड इस वक्त अभी जो है वो उससे कम है, ठीक है। वो जो एग्जिस्टिंग डिमांड और पोटेंशियल डिमांड के दरमियान गैप है उसको हम डिमांड गैप कहते हैं। और फिर एग्जिस्टिंग डिमांड और एग्जिस्टिंग सेल के दरमियान जो गैप है वो 3 गैप्स हो सकते हैं जिसको हमें फाइंड करना है और फिर इनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब जरा देखिए, डिमांड गैप इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्केट पोटेंशियल एंड करंट डिमांड फ्रॉम यूजर। ये मार्केट का पोटेंशियल कितना है और जो करंट डिमांड फ्रॉम यूजर है वो है। इसका मतलब अभी हम मजीद डिमांड पैदा कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर हमारा 2 लाख यूनिट तक जा सकता है। जाहिर बात है उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। Distribution gap or product gap and competitive gap together make up the difference between current demand and the actual sale achieved. अब distribution gap क्या है? Arises from lack of access to or utilization of distribution. मतलब आपका distribution channel is not so efficient one, and that's why due to ineffective passive distribution या defects in the distribution, you are not able to सेल योर प्रोडक्ट। मैं फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है जी मुझे फ्रेश प्रोडक्ट जब चाहूँ मिले, लेकिन आपकी गाड़ी आती हफ्ते बाद है फर्ज करें, और दैट्स वाई समटाइम ऐसा होता है कि वो जो आउटलेट है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब चूंकि वो नहीं है, अब कस्टमर को जब वो चीज़ नहीं मिलती, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन में वो लैक होने की वजह से, अच्छा वो प्रोडक्ट आपका कस्टमर शिफ्ट हो गया, उसने किसी और की प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट आप बेच सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव टू इम्प्रूव योर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। प्रोडक्ट गैप क्या है? अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट फेलियर और डेलिबरेट प्रोडक्ट डिसीजन। आपकी प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते थे वो प्रोडक्ट वो नहीं बन पा रही, उसकी क्वालिटी वो नहीं है। कंपैरेटिव गैप में अराइजेस फ्रॉम फेलियर ऑफ प्राइसिंग और प्रमोशन। आपकी जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन प्राइसिंग इज नॉट अप टू द मार्क, प्रमोशन इज नॉट राइट वन, सो दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू कन्विंस टू योर कस्टमर। अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर लेते तो वो आपकी प्रोडक्ट बेच सकती थी। लिहाजा ये 3 गैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी, दिस इज ड्यू टू द कंपटीशन, mean that's either the like pricing is the reason, product अच्छी है लेकिन customer do feel कि product is expensive one, or promotion campaign is not effective one, like जो promotion में क्या क्या चीजें शामिल होंगी सर उमर? आपकी एड्स है, सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट। नहीं, क्लियर कट बात करें। 5 tools of promotional campaign प्लीज। मार्केटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रमोशन मिक्स। 4P उसमें इंक्लूड है। 4Ps तो वो है ना जी, 4Ps तो आपकी पूरी मार्केटिंग है बेटा जी। तो सर ये वो तो फिर पूरी मार्केटिंग जी। मीडिया हो गया सर, मैस मीडिया और पर्सनल सेल्स वगैरह ये जो थी। सुनिएगा आप जरा देखिएगा, जब वंस यू टॉक अबाउट प्रमोशन मिक्स, नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 पर्सनल सेलिंग, नंबर 3 सेल्स प्रमोशन, नंबर 4 that is the public relationing, and 5th is direct marketing my dear। जी जी, ये हाँ जी जेंटलमैन, मिस्टर चेस्टी, यू आर रेजिंग योर हैंड प्लीज, डू यू लाइक टू स्पीक? जी जी, उमर साहब बोलिएगा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल माइक आपका म्यूट लगता है ऑफिस वालों को। इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑफिस प्लीज ओपन the microphones of all students kindly because interactive classes should be there। जी प्लीज, you got the concept जी लेडी gentlemen? मेरा लेडीज तो शायद कोई भी नहीं है, जेंटलमैन।
यस सर। सर रिपीट कीजिएगा। 5 आपने बताई थी मार्केट प्रमोशन के टूल्स, एड्स, सॉरी पर्सन सिटिंग। सॉरी समझ नहीं आई। सर आपने अभी टूल्स बताए थे ना सर प्रमोशन हाँ जी हाँ जी के, मार्केट प्रमोशन के टूल्स बताए थे सर, रिपीट कर देंगे? जी जी। नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 पर्सनल सेलिंग, जी, नंबर 3 सेल्स चलिए ठीक प्रमोशन, है। नंबर 4 is public relationing, and fifth is direct marketing. ये उसामा इस तरीके से बात किया करेंगे आप। दीज आर दी प्रमोशन मिक्स, दीज आर द प्रमोशन टूल। गॉट इट। जी सर ठीक है। जी सर। आगे चलें जी। अच्छा अब आइए, ये 2 पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड्स। हाँ जी प्लीज जी करें जी, बात करें करें। ओके जी, बात कीजिए उमर साहब। जी जी। मेरा हाल जी जी जी। ओके डियर, if you like to ask please, I am waiting. मेरा हाल आपके माइक का इशू है जी, सॉरी इसको जरा देखिए। अच्छा जी, द टर्म इज कॉमनली used of gap in overall performance, that is profitability. My dear, this model और इसको अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे। अब जरा देखिएगा, ये गैप्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। The profit gap is difference between the target profit and the forecast profit. A, first of all, firm can estimate the effect on the gap of any project or strategies in the pipeline. Some of gap might be filled by a new project. Or B is, then if gap remains, new strategies have to be considered to close the gap. So improved efficiency और growth mean new product, new markets की तरफ आप जाइए। अच्छा अब देखिएगा my dear, here is a profit, here is a time. You can increase your profit. This is your target profit you want to. अगर कंपनी चाहती है कि ये प्रॉफिट हमने टारगेट है, लेकिन अब आप हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट। नाउ दिस इज व्हाट, ये है आपकी प्रोजेक्शन एफ फोरकास्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट कि प्रोजेक्शन एफ का मतलब है कि, और एफिशिएंसी गैप ये है कि इम्प्रूव प्रॉफिट और करंट प्रोडक्ट और मार्केट्स मीन के अगर आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज करो तो उस सूरत में आपका जो ये बजाय प्रॉफिट ये होने के ये वाला प्रॉफिट हो सकता है, because you are not efficient, you are not saving your resources. So that's why I think to that extent your profit is being sacrificed. You can enhance your profit, or that is the F forecast projection by the efficiency. Efficiency क्या है कि आपने काम करना था 10 रुपए में, बट यू आर एडिंग। ये माइक एक किसी का चल रहा है जी, प्लीज इसको ब्लॉक कीजिएगा। Now efficiency is what the work you have to complete with the rupees 10, but you are making by spending 12 rupees. That 2 rupees extra you are using. So that's why I think your profit is being sacrificed to that extent, and this is called efficiency gap. Efficiency gap mean that a company resources are not being utilized properly. That's why some sort of gap existed, or this wastage is reducing your profit. So you may enhance your profit through getting and the efficiency gap. Now further, this is a profit further can be increased and further can be increased and further. असल में ये अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट के जरिए से, और डाइवर्सिफिकेशन करके आप यू कैन इनहेंस योर प्रॉफिट। जी मुझे ज़रा मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट बताइए और डाइवर्सिफिकेशन बताइएगा। चलें, मेरा ख्याल है आई आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर सजाद।
सर मार्केट पेनिट्रेशन तो है, अगर आपकी प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट ना हो, मार्केट न्यू हो लेकिन प्रोडक्ट आपकी पुरानी हो, उसको कहते हैं, उसमें अगर एंटर करें मार्केट में, न्यू मार्केट में, तो वो मार्केट पेनिट्रेशन होती नहीं, है। I'm sorry, I couldn't impress and satisfy gentlemen. सर अपनी The प्रोडक्ट को concept is न्यू not मार्केट right. में लॉन्च करने को मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं सर। Sorry, absolute extreme sorry, gentlemen. Extreme sorry. J, Mr. Anik, may I ask you? I think you are from Islamabad, Mr. Anik. मैम सोनिया, सॉरी सर, प्लीज। उल्ट बोलते सर, मैंने उल्ट बोल दिया, मार्केट डेवलपमेंट होती है वो। ठीक हो गया सर। चलें, ठीक कर लो, अभी ठीक कर लो। जी सर, जो बताएं, दोबारा मार्केट बताएं। पेनिट्रेशन होती है कि प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करने को, एग्जिस्टिंग नहीं, मार्केट में सॉरी, प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करना। नहीं, दिस इज नॉट। एक मिनट सर, मैं चलो आप थोड़ा, पूछ लिया, अब मैं दोबारा सोच लेता हूँ। चलें, मैम सोनिया प्लीज। मैम सोनिया, डू यू लाइक टू टॉक? May I, sir? जी। सर पेनिट्रेशन एज ऑफ माय ओपिनियन सर ऐसे है कि अगर आपके एक प्रोडक्ट यूरोप में है ना सर, तो आप एशिया में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, जबकि डेवलपमेंट ऐसे है कि एक न्यू प्रोडक्ट आप आपने मार्केट में वैसे लेकर आते हैं, या सर फिर मुझे डाइवर्सिफिकेशन ऐसे है जैसे कि यूनिलीवर्स के डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, सर मुझे वैरायटी याद उसमें आ आती गया है। है अच्छा, जी। सर, प्रोडक्ट भी आपकी सेम ही हो और जी मार्केट भी सर, सेम जी ही हो, लेकिन वो वैसे हाँ कोई जी, टेक्निक के साथ आप पेनिट्रेट करें, यानी कि प्राइस दिस प्रमोशन के इज जरिए या व्हाट, किसी तरीके से। अब यू आर ऑन द राइट वे। सुन लीजिएगा, डेवलपमेंट मार्केट होती है, अगर पेनिट्रेशन को, जो ऊपर वाली सर है डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि प्रोडक्ट न्यू हो, अगर मार्केट नहीं होगी तो मार्केट डेवलपमेंट होगी। यस, मार्केट पेनिट्रेशन में सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, बट you like to increase your sales through intensive promotional campaign, Mr. Usama, ये अल्फाज यूज करने, through intensive जी aggressive ठीक है सर। promotional campaign, so certain market share is increased. This is called market penetration. Now the question is, once penetration would be done, your sale would increase, your profit may increase. So far as the product or market development is concerned, so in product development, so you are adding new product, another product in your product line, and that's why I think you can enhance your profit. So far as market development is concerned, so you are entering into new markets, my dear. Like you were in Asia, now you are entering into Europe. This is a new market. New market is being developed, and in diversification, so you are entering जी into a different product in different market. That we call. So this is very beautiful model. There are 4 layers they have mentioned how that a target profit can be increased according to this so profitability can be increased through the efficiency gap. और efficiency gap क्या है कि इस वक्त जो आप कर रहे हैं उसको आप productive इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, there is a wastage. Further you can enhance through the market penetration, further you can enhance through the market development or product development, and further you can enhance through the diversification. This is what like, and that is the profit gap you can analyze. Got it? सर ये जो गैप में इतने पॉइंट है, जरूरी तो नहीं कि सारे ही हो, किसी एक वजह से भी हो सकता है। हाँ जी, जब आपको पॉसिबल पढ़ाया जाएगा तो माय जी डियर सर, वो बता सकते हैं ना भी ये रीजन हो सकती हैं, तो और सेम हमने तो ये प्रीवियस नहीं में भी कहा जी। जो हमने प्रीवियस स्लाइड की है उसमें भी फिर सेम ही है कि यानी कि डिमांड में जो बेटा गैप जी था दुनिया देखो, ये वो भी एक सेम मॉडल ही है। बनाया है, जी सर। सुनिए, ये एक मॉडल है। अब एनालिसिस करते हुए आप बताएंगे कि हो सकता है आपकी कंपनी यहां तक पूरा कर रही हो लेकिन ये नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, हो सकता है आप ये कर रहे हो लेकिन पेनिट्रेशन अभी नहीं कर रहे आप, उससे आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो आपका स्टेज देखना पड़ेगा ना। मुमकिन है आप इसी लेवल पे हो, अगर आप इस लेवल पे हो तो आप यू आर अर्निंग प्रॉफिट
लेकिन ये वाला प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे, इसका मतलब आपकी अभी प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। अब यू आर एनालिस्ट और अपनी कंपनी को आप बल्कि इसको अपने उस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ एडअप करें ना, जो कि आप कॉस्ट मैनेजमेंट इज नॉट ए सिंपल नेम कि जी आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करनी है, ये तो पुरानी बातें हैं। आप यू आर सपोज टू टेक अ डिसीजंस एंड दैट्स व्हाट आई थिंक the cost management accountant have to take a decision. So I think this SM course is highly pivotal one, because once you add and you are giving suggestion to your firm, to your top management, okay, these are the areas through improving we can enhance our profit. So gentlemen, I think this profit gap model is quite informative one, which give you a concept of a market penetration, product or market development, as well as diversification, as well as the efficiency uses of resources. A lot of concepts are there which you can use in your managerial accounting, in your management accounting, in your cost accounting, in your accounting and other sort of related, and enhance your thinking to give a certain sort of options. Okay. Excuse me, sir. जी जी सर डाइवर्सिफिकेशन में यूनिलीवर की जो मैंने वैरायटी की एग्जांपल दी थी सर, वो ठीक थी आइटम्स की जो उसके प्रोडक्ट्स हैं? डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से? जी जी, डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से, सॉरी जी सर, जी डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से सर। देखो, डाइवर्सिफिकेशन में भी आगे फिर एक कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है और एक एक्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है। कंसेंट्रिक ये होती है कि आप उसी फैमिली प्रोडक्ट्स के अंदर एक और प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। जैसे लेज आपने बनाए तो लेज ही, लेकिन लेज में एक और प्रोडक्ट ऐड कर दे, मीन एक और टेस्ट, ठीक है। तो अब अगर स्प्राइट आप या कोई बॉटल मिंट के साथ अगर आप कोई एक नया फ्लेवर, लेकिन है तो बॉटल ही है, तो ये तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होगी ना। एक होती है एक्सेंट्रिक, कंग्लोमरेट, आप विद न्यू प्रोडक्ट विद न्यू बिजनेस इनटू न्यू मार्केट आप एंटर होते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन कंग्लोमरेट होती है। बहरहाल इसकी कई टाइप्स हैं। एनी हाउ, जी सर, थैंक यू। सो नाइस। जी प्लीज। My dear, this is now forecasting or is prediction of the future event and their quantification for planning purpose. Naturally, I think आपने चूंकि जब देखना है कि अब जैसे the year is being ended up 2020, so companies may have to forecast the sale regarding 2021, 22, 23, whatever the case might be. If you are making the forecast for the year for 2 year, 3 year, 4 year, तो naturally forecast need to be. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है कि prediction of future events and their quantification for planning पर। quantification का मतलब ये है कि एक इवेंट कौन कौन से होंगे और उनको क्वांटिफाई करना है, कि मतलब उसकी वेटेज डालनी है कि वो उसकी क्या परसेंटेज होगी, ठीक है। A projection is an expected future and a pattern obtained by extrapolation. It is principally concerned with quantitative factors, whereas forecast includes judgments. ठीक है। और likewise, when size and timing of cash flow can be forecast with accuracy, NPV can be used. ठीक है जी। NPV, what stands for NPV? ये काफी वॉइस लैग कर रही है। अच्छा, फिर NPV is what? जी, net present value. Net present value. Okay. Project repeated several times can be assessed using expected value and decision trees. Time series analysis shows the degree of correlation between two variables. Econometrics leading indicators indicate the future, but with uncertain lag. There is a consensus forecast, my dear. Consensus forecast का मतलब पता क्या है कि एक बंदा नहीं बल्कि एक 2 या 2 से ज्यादा टीम जॉइंट एफर्ट्स
ग्रुप बन के, टीम बन के वो कंसेंसस कर रहे हैं। जैसे हम 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग मिलके एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो ये कंसेंसस फोरकास्ट है। इट मीन के सच फोरकास्ट ओवर विच द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एग्रीड। तो ये कोई एक बंदे का डिसीजन नहीं है, बल्कि डिफरेंट पीपल आर मेकिंग and they are deciding. Like this would be called the regarding the consensus forecast. उसमें क्या है, ज्यूरी फोरकास्ट है, डल्फी टेक्निक्स हैं, और एक्सपर्ट्स लाइक हैं। और ज्यूरी फोरकास्ट में वी कंबाइन अ रेंज ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, बट personality and group dynamics can reduce their usefulness. ये उसकी ड्रॉबैक बेसिकली बात हो रही है। इसका समझ आई है कि क्या मतलब? वो ज्यूरी फोरकास्ट का मतलब वी हैव मेड अ ज्यूरी इज गोइंग टू फोरकास्ट। तो वो कहता है जी कंबाइन अ रेंज ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। हमने रेंज ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन को मिला के फिर हमने मतलब उसके अंदर हमने डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोगों को या डिफरेंट पोटेंशियल के लोगों को शामिल करके हमने उनकी ओपिनियन मांगी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सेल्स इन फ्यूचर इन 2021। लेकिन वो कहता है जी पर्सनैलिटी एंड ग्रुप डायनामिक्स कैन रिड्यूस देयर यूजफुलनेस। और वो ये है कि जी चूंकि डिफरेंट लोग हैं, हर लोग बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो दैट्स वाई समटाइम अगर आप लोग बाइसेस्ड इज यूज करेंगे तो वो फिर फोरकास्ट इतनी ज़्यादा अच्छी शायद ना हो। और दूसरा है ग्रुप के डायनामिक्स वन, तो ये उसकी यूजफुलनेस को कम कर सकते हैं। डल्फी में क्या है कि कंबाइंस एक्सपर्ट ओपिनियन एनोनिमसली एंड इटरेटिवली टू अवॉइड द प्रॉब्लम मेंशन अबव। मीन हम अब एक टीम एक्सपर्ट ओपिनियन बनाएंगे और वो एनोनिमस होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को जान नहीं रहे होते। मतलब हम हमारी 5 लोग हैं, बट आई डोंट नो कि हु इज़ ए, हु इज़ बी, हु इज़ सी। और इटरेटिवली का मतलब है कि वो है बार बार उस चीज़ को, जहाँ कन्फ्यूजन होगी उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी और फिर हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं विच इज़ कॉमनली एंड कंसेंससली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। लाइक और एक्सपर्ट्स टेंड टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक समटाइम हो सकते हैं कि वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए कि मतलब टारगेट बनता था 1 लाख का, दे आर टॉकिंग नहीं मेरा ख्याल है 1,30,000 1,50,000 सेल हो जाएगी। This is the problem with this. Got it? Okay, Now, sir. there is think tank. A group of experts is encouraged to speculate about future development in particular areas and to identify possibly cause. आजकल दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स है ना, वहाँ उन्होंने फोरम बनाए हुए, जैसे अमेरिका में थिंक टैंक। ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को फ्यूचर में होने वाली पॉसिबल ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं, और ये थिंक टैंक्स होते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक टेक्निक है जिसमें वी जनरेट न्यू आइडियाज। ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन generate ideas without any initial evaluation of criticism them. Once the list of ideas complete, then they begin to be evaluated. Now, my dear, any question over this slide, please? जी, Not yet, sir. ये बाकी लोगों के अब मोबाइल माइक फोन्स आर नॉट ओपन। मैम सोनिया प्लीज। उमर स्टिल इज नॉट टॉकिंग, अनीक इज नॉट टॉकिंग, वसीम इज नॉट टॉकिंग। आई थिंक ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं उसामा को पढ़ा रहा हूँ बस। नहीं सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आप यू आर टॉकिंग मिस्टर वसीम, but rest of other people are not sharing. Sonia is raising hand, but I think connect भी नहीं हो पा रही। जी सोनिया आप बोल सकते हो, अनीक आप बोल सकते हो प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू द ऑफिस प्लीज इनको अनम्यूट कर दें काइंडली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ये पहले आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे। नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी आप लोग हाँ जी पहले ही रिक्वेस्ट को किया करें कि मुझे हमें प्लीज अनम्यूट करें। अनम्यूट ऑफिस ने करना होता है उन लोगों ने।
सर मैंने अच्छा, काफी दूसरी बात ये है कि मैम अच्छा सोनिया, आप बताइए भाई, वेयर यू आर रिमेन एब्सेंट, आपको तो हैवी जी फाइन करना चाहिए। मैंने कहा सर, यू एक्चुअली हैव पीछे टू। पेपर्स की वजह से मैं एब्सेंट थी। अच्छा अच्छा, हेलो। चलिए, ओके ओके, जी जी जी, प्लीज। अच्छा जी, इज इट क्लियर दिस स्लाइड अबाउट? यस सर। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल माइक मोहम्मद, आपकी प्लीज मामा आ गई है। शुड बी क्लोज नाउ। एक्सक्यूज मी सर। जी, जी, थैंक सॉरी, यू। जी जी, सर ये डेल्फी टेक्निक सही नहीं समझ आई। बेटा जी, डेल्फी टेक्निक में लेट से हम एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम 5 लोग चुने गए हैं, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, और उनको हमने जो मतलब है कि जी मेंशन प्रॉब्लम जो दिया है, और वो ये है कि जी सेल को हमने बढ़ाना है, और सब लोग अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बस एनोनिमसली और इटरेटिवली। मैं फर्ज करें हमने जो सजेशन दी उनमें से 4 सजेशन ऐसी हैं जो कॉमन है, उस पे हम एग्री कर गए। अभी 2-3 सजेशन ऐसी हैं उनमें एक बंदा कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, चौथा वो डिसएग्रीड हो रही हैं। फिर हम उनके ऊपर मजीद बहस करवाएंगे, उनके ऊपर मजीद उसकी अल्टरनेटिव जनरेट करेंगे, और देन एक हम ऐसे पॉइंट तक पहुंचेंगे कि वो हमारी कंसेंसस डेवलप हो जाए। और दिस वे ऑफ प्रोजेक्टिंग or estimating about the sale in future, so that would be called the this is called a Delphi technique. जी सर। लेकिन सर इसमें डेल्फी टेक्निक और ज्यूरी फोरकास्ट में मुझे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। हाँ जी, इसके अंदर देखिए, जो ज्यूरी फोरकास्ट होती है ना, वो एक आप अनेक ज्यूरी बना दी, जैसे 5 लोग हैं जी, आप स्पेशलिस्ट हैं, हमें हमें आप फैसला दे दें कि क्या हो। आप एक जगह बैठ के खुद ही फैसला करके, तो वो आप बता देते हो कि जी हमारे 2021 में मार्केट पोटेंशियलिटीज की बेसिस के ऊपर इतनी सेल हो सकती है। वो आपने अपने टॉप मैनेजमेंट जिनको डाटा देना था, उन ज्यूरी ने अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस के ऊपर रिक्वेस्ट कर दिया। अब हमें वो नहीं पता उनका कि उनकी कंसेंसस आपस में कैसे हुई, और ना ही कोई उसकी अरेंजमेंट थी। बस वो ज्यूरी फोरकास्ट में ज्यूरी बना के, उस ज्यूरी ने, उस पैनल ने जो भी सुजेस्ट किया, वो हमारी फोरकास्ट क्या क्या कहलाएगी, ज्यूरी। लेकिन डेल्फी के अंदर वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है, एनोनिमसली और इटिरेटिवली। वहां लफ्ज इटिरेट नहीं इस्तेमाल हुआ। गॉट इट? इसका मतलब है कि यहाँ बार बार अगर किसी जगह कंफ्यूजन चल रही है, तो किसी पॉइंट के ऊपर, मतलब आपकी ओपिनियन और है, दूसरे की और है, तीसरे की और है, चौथे की और है, और एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सब लोग एग्री नहीं कर रहे, उस पर हम बहस अभी करवाएंगे मजीद। जी सर, राइट। आगे चलें। जी सर, श्योर। थैंक यू फॉर अलाउइंग। अच्छा जी, प्लीज नाउ इट्स द सिनेरियो प्लानिंग। और ये हम पहले वैसे देख भी, ये भी एक वे होता है कि यू आर डेवलपिंग इन क्वालिटेटिव सेंस सर्टन सिनेरियो। Now, so what is scenario planning? A scenario is an internally consistent view of what the future might turn out to be based upon sets of a key driver for change. Scenario planning is a way of dealing with possible major or discontinuous changes in the environment. Now, macro scenarios क्या हो सकते हैं? Developed by global organization, that is energy companies, identify driver of changes, 10-year horizon इसमें देखा, 10-year की आप प्लानिंग कर रहे हैं, discern patterns and trends and combine into a viable framework. So create mini scenarios, group into 2 or 3 wider scenarios, and debate and test for coherence and probability. So identify critical issues arising. So far as इंडस्ट्री सिनेरियोज आर कंसर्न, अब मैक्रो का मतलब है कि ओवरऑल हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जी हम उसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के वाइज। और इंडस्ट्री में क्या है कि आउटलाइन अ नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज, identify that causes the uncertainties, make assumption about each cause, combine assumption into scenario,
predict industry structure in each scenario, identify sources of competitive advantage, identify competitive behavior in each scenario, and the competences of capabilities needed to be successful in each scenario. तो in this sense देखिए बात ये होती है कि सिनेरियो के अंदर आप जैसे मैं अगर इस तरीके से एक सिनेरियो बनाऊं कि इफ 1 million rupee is invested in the industry sector और for the 2 year और उसमें ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ हो सकती है अगर हम ये करें, ये हमने एक सिनेरियो बनाया और इस तरह हम सिनेरियोज बना के फिर उनमें से जो एक अच्छा सिनेरियो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे. बहरहाल दैट इज व्हाट दैट दिस सिनेरियो प्लानिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द फोरकास्ट वाइज. गॉट इट? जी सर. जी प्लीज. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोरसाइट. देखिए फोरसाइट का मतलब होता है कि आपने जी एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर ये सिनेरियो प्लानिंग जो है ये हम एनवायरनमेंट के हवाले से भी ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना के या सिर्फ अपनी कंपनी के हवाले से? बड़ा इजी था अगर आप थोड़ा सा देखिए. ये है मैक्रो सिनेरियोज है, ठीक है, मेन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आइडेंटिफाई ड्राइवर ऑफ चेंज फैक्टर भी इसमें हम कर सकते हैं. यस मतलब आप देखें सिनेरियो ये एक है कि हम अगर ये एक सिनेरियो बनाते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 10 सालों में 20 सालों में हम पाकिस्तान क्या मतलब है ऑटो में कैसा होगा, उसके सिनेरियो बन सकते हैं ना. ये बन गया आपका मैं इंडस्ट्री सिनेरियो में आप स्पेसिफिक टू वन इंडस्ट्री हो जाते हैं. जैसे आप एक टेक्सटाइल की बात करें और चूंकि इंडस्ट्री को जब आप देखोगे तो फिर इंडस्ट्री के मुताबिक इंडस्ट्री देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, एक फर्म के को इम्पैक्ट इंडस्ट्री करती है, ठीक है. इंडस्ट्री से ऊपर फिर सोसाइटी मीन इकोनॉमिक जो आपके जो सोसाइटियल इन्वायरमेंट एज ए होल होता है जो मैक्रो होता है, ठीक है. बल्कि इसको अगर आप कहें ना पहले अंदर फर्म है, फर्म के ऊपर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप के ऊपर इंडस्ट्री होती है और इंडस्ट्री के ऊपर फिर सोसाइटी होती है जिसको हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, दिस इज व्हाट foresight. Jury for cost. The Delphi technique and scenario planning are all ways management can attempt to get insight into the future and prepare the sum of the opportunities and threats which may arise. Remember, foresight and forecastings are very different concepts though. Foresight क्या है? The art and science of anticipating the future. It does not attempt to predict the future, but to identify a range of possible outcomes. बताएं जी इस लाइन का कोई मुझे क्या मतलब समझें. वो कहता है जी foresight is the art and science of anticipating the future. It does not attempt to predict the future, but to identify a range of possible outcomes. Anybody would like to talk over this? तो इससे एंटिसिपेशन ही एक तरह से कहेंगे, क्योंकि ऑडिट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो एक पॉपुलेशन में से आप सैंपल चूज करते हैं और उसके रिजल्ट की बेस पे आप पूरी पॉपुलेशन पे वो एंटिसिपेट कर देते हैं. तो आई थिंक फोरसाइटेडनेस यही है दूरंदेशी, जबकि फोरकास्टिंग में स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं. जितना मैं ये जानता हूँ बस. जी जी और कोई इसमें बाकी लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज, ताकि बात एक खुल के आए ना. जी 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 जो दोज हु आर रेजिंग हैंड प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं. जी प्लीज. जी सर, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि 100% लाजमी नहीं है कि ये काम हो, लेकिन कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं कि ये काम होने के, प्रोबेबिलिटी बता देते हैं. नहीं मतलब देखिए आर्ट एंड साइंस ऑफ एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर, इट डज नॉट अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. मतलब इसमें आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि
आप एंटिसिपेट करते हो, ये क्या मतलब है? आप एंटिसिपेट कर रहे हो लेकिन प्रोडिक्ट नहीं करते। सर ये कंटिजेंसी प्लानिंग होगी हमारी? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये कॉन्टिजेंसी नहीं है। अच्छा चले थोड़ा सा नीचे हम जरा पढ़ ले, फिर फाइनली हम इसको देखते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ फॉरसाइट प्रोजेक्ट। इसमें मॉनिटरिंग, आप आइडेंटिफाई रेलेवेंट करंट ट्रेंड्स, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग ड्राइवर ऑफ चेंज, projections, anticipating what might happen in the future, or transformation, that is drawing implication for the business of the possible projected future. और possible foresight technique क्या है? Scenario planning, Delphi technique, cross impact analysis, so morphological analysis, visioning, opportunity mapping, trend extrapolations और role playing के जरिए से हम foresight कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 स्टेजेस हैं, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, प्रोजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कहता है जी द आर्ट एंड साइंस ऑफ एंटिसिपेटिंग। सर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में क्या होता है? तो ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ये अभी थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट, थोड़ा सा मैं इसे देख के बताऊंगा मैं ना, मुझे कोई खुद इतना इसका ना तो नहीं है। जी उसामा कीजिए कुछ और, बाकी लोग बात करें। सर जो जानता था आपको बता दिया सर। मगर सर इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्स साइटेडनेस के अंदर भी टेक्निक्स हैं जिसका मुझे पता नहीं था, अभी आपकी स्लाइड पे शो हो रही है सर। जी जी हाँ जी, टेक्निक्स हैं सर। ये फोरसाइट के थ्रू हम डिफरेंट स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, अल्टरनेट स्ट्रेटजीज, इन केस एक स्ट्रेटजी नहीं अच्छी चल रही तो उसका एक अल्टरनेट हो। ये पहली जो बात है, ये जरा देखिए ऐसा है कि जो जो असामा ने बताया था ना, वो काफी रेलेवेंट बात थी कि जो फोरकास्ट है ना जी, उसमें हम ये फोरकास्ट आपकी रिलेटिवली ज्यादा क्वांटिटेटिव बेस्ड होती है, जबकि जो फॉरसाइट है वो आपकी क्वालिटेटिव बेस्ड है। मसलन अब देखें यहाँ गौर से, क्योंकि फोकस आपने एंटिसिपेशन सुनिए क्या चीज होती है, कि मैं कहता हूं कि 2021 में 22 में कंपनीज के न्यू ट्रेंड ये होंगे, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इनको किसी डाटा की बेस के ऊपर मैं नहीं देख रहा, ये मेरी विजन है। आई एम थिंकिंग ऑन द बेसिस, जैसे होता ना एक आप इंट्यूटिव जो थिंकिंग है, कि मतलब यू थिंक इन ए क्रिएटिव मैनर, लेकिन वो कोई लीनियर थिंकिंग नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं, बट आई नो कि दुनिया क्या हो जाएगी अगला 20 साल में, जो मार्केट के ट्रेंड्स क्या बनेंगे। ठीक है, ये मेरी एंटिसिपेशन है। ठीक है ना जी, मोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ मैं कहता हूँ इतनी हो जाएगी, ये मेरी एंटिसिपेशन है। लेकिन ये कोई बाकायदा तौर पे इसके पीछे कोई मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, वो जैसे कहते ना जी कि वो जो बुजुर्ग रूहानी पेशवा जो हैं और जो पहुंचे हुए लोग हैं, वो ये उनकी इन विजन है, वो कहते हैं जी ऐसा हो जाएगा, ये उनकी एंटिसिपेशन थी। ये प्रोडिक्शन नहीं है। प्रोडिक्शन के अंदर आप क्या करते हो, जो फोरकास्ट है वो लीड करती है प्रोडिक्शन को। ये है कि आप, अच्छा अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा चीजों को क्लियर करने के लिए हम इसको ऐसे देखते हैं। हम बात कहते हैं कि यार वो बंदा बड़ा फोर साइटेड है,
अच्छा, कभी आपका टूल फॉर साइटेड नहीं होगा। हम कह रहे यार ही इज अ फॉर साइटेड, उसने ना 10 साल पहले ये बात कह दी थी। इसका मतलब उसने क्या किया था, उसने एंटिसिपेट कर दिया था कि ये चीज ऐसे होगी। हमारा मार्केट और जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है अगले 20 सालों में क्या क्या बनेगा, जो बंदा आज उसके बारे में आपको एक एंटिसिपेट करके बताया कि ये चीज होने वाली है जी, ये क्या है, ये फॉर साइटेड है। और आप चीजों को कितना बड़ा ब्रॉडर स्कोपिक होके देखते हैं और उसकी लाइक्लीहुड क्या होती है, ये आपकी फॉर साइटेडनेस है। तो जो फोरकास्ट होती है ना माय डियर, आप उसमें जैसे बजट आप बनाएंगे तो वो फॉरसाइटेड मीन उसमें लॉजिकल आप कर रहे होते हैं कि जी अच्छा जी ये मटेरियल इतना इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इन्फ्लेशन इतना आएगा, तो इसकी कैलकुलेशन करके आपने कहा जी कि ये फोरकास्टेड आपकी ये रिसोर्सेज हैं विच आर सपोज टू बी यूज्ड। लेकिन जो फोरसाइटेड है उसमें आप एंटीसिपेट करते हो। तो ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क को रखिएगा कि जो आपकी फोरकास्ट है वो आपकी प्रेडिक्शन की तरफ जाती है। फोरसाइटेड में आप प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि एंटीसिपेट करते हो। और एंटीसिपेशन, जैसे आज मैं आप लोगों के बारे में अगर कोई ओपिनियन दे दूं कि जी उसामा इज सपोज टू बी परफॉर्म लाइक दैट एंड दैट जेंटलमैन इज परफॉर्म लाइक दैट, तो ये जो मैंने आप लोगों के बारे में कहा है कि ऐसा होगा, ये मेरी एंटीसिपेशन है, ये मेरी फोरकास्ट नहीं है। चूंकि मैंने आप लोगों के कोई क्वांटिटेटिव डाटा के तहत एनालिसिस करके मैंने उसकी कोई ओपिनियन नहीं दी, बल्कि मेरी मेरी अंदर की परसेप्शन ऐसी है कि जिनकी बेसिस के ऊपर मैंने कहा कि द परफॉर्मेंस ऑफ सच स्टूडेंट्स इन फ्यूचर वुड बी लाइक दैट। मैं कहूँ जी मैं उसामा को अगले 10 सालों में ऐसा देख रहा हूँ, ये मेरी क्या होगी, आई एम फोरसाइटिंग। यू गॉट द पॉइंट जी, क्लियर है? अच्छा, अब यस जरा सर। आइए इधर देखिए इसको थोड़ा सा। देखें आप क्या करते हो, इसका मतलब ये है थोड़ा सा कि ये देखें कि आपने ये मॉनिटरिंग की, चूंकि जाहिर बात है आपको यहाँ ये ना मतलब ले लीजिएगा कि वो बंदा कोई इंडस्ट्री को नहीं जानता, मतलब वो मॉनिटरिंग करता है, बड़ी एक्टिव मॉनिटरिंग, करंट ट्रेंड्स क्या हैं। अच्छा, फिर उसका एनालिसिस देखें, अंडरस्टैंडिंग द ड्राइवर ऑफ चेंज, दुनिया में जो चेंज जिनकी वजह से आ रही, अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से बदल रही है, ये ऐसे बदल रही है, ये ऐसे बदल रही है, ये ऐसे बदल रही है, तो मैं कहूं कि चूंकि ड्राइवर ऑफ चेंज जो दुनिया में चेंज लाने वाली फोर्सेस हैं वो ये हैं। अच्छा, मैंने प्रोजेक्शन की कि एंटिसिपेट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, अब इनकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा, और फिर ड्राइंग इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस, और वो ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगा। तो माय डियर, मैंने कहा जी 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारी ये एयर इंडस्ट्री इस टाइप की बन जाएगी और उसमें ये स्कोप हो जाएंगे। ये मैंने जो बात कही है ये फोरसाइटेड है। तो प्लीज कीप इन माइंड, फोरसाइटेड में अगर आप थोड़ा सा देखें गौर से तो इसके अंदर ये सारा आपका क्वालिटेटिव जो वर्क है और आपकी इन्विजन है कि आप किसी चीज़ों को कितना डीपली अंडरस्टैंड करके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में मॉनिटर करके उसको एनालिसिस, अब देखिए एनालिसिस में कोई डाटा कैलकुलेशन नहीं हो रही, हम ड्राइवर ऑफ चेंज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो चेंज लाने वाली चीज़ें हैं मैं उसको सेंस कर रहा हूँ। मैं लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ। और मैं प्रोजेक्शन करता हूँ कि दिस वुड बी हैपन आफ्टर 10 ईयर, और फिर ये जब तब्दीली आएगी तो दुनिया ऐसी हो जाएगी, या वो इंडस्ट्री ऐसे हो जाएगी, या हमारे वो चीज़ें इस तरह मार्केट्स प्ले करेंगी। तो इसकी बेसिस के ऊपर मैंने कहा जी कि अगले 10 सालों में, 20 सालों में ये इंडस्ट्री ऐसे हो जाएगी। नाउ दिस इज माय फोरसाइट वन। Got it? I hope so. You are knowing the word anticipating the future and attempt to predict the future. तो attempt to predict the future is different thing, और वो हम फोरकास्ट में, जबकि इसमें हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। नेक्स्ट जी गेम थ्योरी है माय डियर, और ये भी एक वे है आप एनालिसिस गेम थ्योरी के ज़रिए से, जैसे मैं अभी आपको एक सिमुलेशन के ज़रिए से एक गेम आपको जिसे हम कहते हैं
कौन सी गेम हम खेलते होते हैं, शतरंज कह लें या, हाँ जी, ठीक है ना जी। अब देखा, उसके अंदर आप टैक्टिक्स सीख सकते हैं, अटैक कैसे करना है, ग्रोथ कैसे, मतलब डिफेंसिव कैसे होना है, किन कंडीशन में। अब बेसिकली तो आप गेम सीख रहे हैं, उस गेम को अगर मैं के ज़रिए से मैं आपको मैसेज दूं कि बेटा जी ये काम ऐसे होना है, तो ये आपकी गेम थ्योरी है। The whole logic of scenario planning and foresight reminds us that the future is uncertain. Part of this uncertainty comes from not knowing how competitor will react the new strategies introduced by an organization. अब देखो, बात ये होती है कि हमें नहीं पता कि कंपेटिटर हमारे ऊपर अटैक कैसे करेगा। ये उसी तरह, जिस तरह हमें ये नहीं पता होता कि जब मैं बॉल क्रिकेट में कर रहा हूँ कि अगला बैट्समैन उस बॉल को कैसे खेलेगा, मुझे नहीं पता। वो आगे बढ़ के भी खेल सकता है, वो हुक भी कर सकता है, वो पीछे जाके भी, देयर आर डिफरेंट ऑप्शन, बट आई डोंट नो। ठीक है, सेम, आई डोंट नो कि गेम थ्योरी में जब हम गेम घर खेल रहे होते हैं ना, शतरंज भी, मेरा जो एक अटैक होगा उसका उसने जवाब क्या देना है, आई डोंट नो। अच्छा, ये जो आई डोंट नो की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर मुझे पता चल जाए कि वो बैट्समैन इस तरीके से खेलेगा, तो मैं फिर अपनी, मेरा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। अब मुझे पता नहीं, मैंने बॉल बहरल करनी है, उसने उसे बिहेव कैसे करना है मुझे नहीं पता। अच्छा, गेम थ्योरी shows that an organization cannot develop its own strategy without considering the possible reaction of its competitor. अब my dear, ये जरा देखिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप नहीं करते। प्लीज प्लीज, ये माइक 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 शुड बी क्लोज्ड जी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, अब मैं पता क्या करूंगा कि मैं अब ऑप्शंस डेवलप करूंगा कि मेरे इस करने से कंपेटिटर ये चीजें कर सकता है, ये है माय डियर। और competitor reaction may mean the outcome of the strategies are very different to that intended, such that the strategy may benefit neither the firm nor its competitor. Strategy should be treated as an interaction between the firm and its competitor. तो my dear, ये देखिए, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, करंट पोजीशन, इंटरनल रिसोर्सेज, ये कंपेटिटर है, विल दे रिएक्ट, हाउ विल दे रिएक्ट, ये स्ट्रैटेजी है। अब ये हम बना रहे हैं, लेकिन वो कैसे करता है, तो अब मैं इसमें अगर कहूँ कि जी वो कंपेटिटर ऐसे भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है, डिफेंस भी हो सकता है, ये भी कर सकता है, तो ये माय डियर मेरी स्ट्रैटेजीज कौन सी है, ये गेम थ्योरी के ज़रिए से हमने जाना। तो गेम थ्योरी आल्सो सजेस्ट दैट it may benefit firms to cooperate and negotiate with others in the search for optimal solution rather than working alone and competing with the other player in the market. This help explain the rationale for strategic alliances are। तो वो कहता है जी, ये गेम थ्योरी की बेसिस के ऊपर आप ये भी सीख सकते हैं कि हमने एक दूसरे से कॉपरेट कैसे करना है और हमने निगोशिएट कैसे करना है, ठीक है, फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन रादर देन वर्किंग अलोन। कि आप ज़रूरी नहीं होता कि आप बाज़ का ये भी सोच सकते हो, देखो ना कि मेरा जो कंपेटिटर क्या कर सकता है, अब उसको जवाब देने के लिए हम अपने ज्वाइनिंग हैंड भी कर सकते हैं, हम मर्जर्स, स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस कर सकते हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर हो सकते हैं। तो ये एक गेम थ्योरी के ज़रिए से हमने कहा कि जो हमारी स्ट्रैटेजीज हम जो बना रहे हैं वो ये नहीं है, बल्कि हम अगर ऐसा करेंगे तो पॉसिबल रिएक्शंस कंपेटिटर की तरफ से क्या है, उसको बेस बना के हम एनालिसिस करते हैं माय डियर। दिस इज कॉल्ड बेसिकली गेम थ्योरी। नो एनी क्वेश्चन? नो सर, ऑल फाइन जी, एनीवन प्लीज। सर इसमें सिर्फ कंपेटिटर को ही किया हुआ है, इनके बाकी फैक्टर्स को नहीं इसमें इग्नोर कर देते हैं तकरीबन। नो 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 नो, देखो मेरी बात सुनिए, मेरा आपके साथ मैच चल रहा है तो मैं किसको कंसिडर करूंगा, आपको करूंगा ना भी, आप क्या क्या रिएक्ट करोगे। आप देखो ना भी, जब इंडिया के साथ हमारा उसमें जंग होनी है तो पाकिस्तान अटैक करेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, तो हमने
वो है ना, वो हमारी चूंकि जंग इंडिया से हो रही, तो इंडिया क्या पॉसिबली कर सकता है, तो गेम थ्योरी में हम उसको देखेंगे ना, भी वो अटैक कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, और फिर उसको बेस बनाते हुए फिर हम कहते हैं कि जी ये हमारा एनालिसिस है कैसा, ये गेम थ्योरी थी। गॉट इट? ओके सर। राइट सर। तो यू आर, देखो ना फिक्रे को जरा गौर से पढ़िए, ये कि shows that an organization cannot develop its own strategy without considering the possible reaction of its member। मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते, मतलब फर्ज करें आपने अपने कंपैटिटर का एनालिसिस नहीं किया कि उसके रिएक्शन क्या है, और आप एक स्ट्रैटेजी बना लें, तो माय डियर ये फिर गेम थ्योरी कहती है कि ये गलत है। आपको अपने जो स्ट्रैटेजी बनानी उसके अंदर जो पॉसिबल कंपैटिटर के रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो क्या क्या कर सकते। असल में यही गेम है कि जब आप गेम करते हो ना, तो उसमें आपने देखना है कि मेरा अटैकर जो कम अपोनेंट है वो क्या कर सकता है, फिर स्ट्रैटेजी आप बनाते हो। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने कंपैटिटर, ये देखो इसको एनालिसिस किया और ये करके आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। गॉट इट? राइट सर। जी मिस्टर उमर, आप यू आर रेजिंग योर हैंड और योर वॉइस अब मुझ तक तो नहीं पहुंच रही माय डियर। उसमें अब ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देख लेते हैं। सर आवाज़ आ रही है, आप आप जो प्लीज़ अनम्यूट मी। अब मैं अनम्यूट माय डियर मैं नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है ये ऑफिस वालों ने करना होता है। ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड शेयर स्लाइड्स। अच्छा ठीक है, ये उमर साहब ये कह रहे हैं जी। ओके मैंने क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए जेंटलमैन। उमर साहब सवाल आप करो भाई, आपका माइक का इशू इज नॉट इन माय कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई आई थिंक यू मे मेक रिक्वेस्ट टू द ऑफिस। अच्छा जी, दिस इज व्हाट नाउ चैप्टर 4। ये स्लाइड्स क्यों जी मजेदार है ना जी ये? जी सर, काफी इंफॉर्मेटिव भी है। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है आपको दिस रोड लीड्स टू सक्सेस इन योर पेपर आई थिंक। इंशाल्लाह सर। अब मेरा ख्याल है कि जो हमने पीपीटीज और प्लस ये, तो आई होप सो कि आप यू विल डू अ रिमार्केबल जॉब, आप कर सकते हो इस अब जी इसमें। तो अच्छा जी, ये है असल में अब टाइम आ गया रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ को असेस करने का, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ में ये है जी हमारे रिसोर्स ऑडिट, वैल्यू चेन, और दैट इज़ द पोर्टफोलियो एनालिसिस। और फिर हम वैल्यू चेन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और पोर्टफोलियो एनालिसिस में प्रोडक्ट लाइफ और बीसीजी मैट्रिक्स जब हम करेंगे तो यहाँ फिर हम ये बेंचमार्किंग। तो इन फैक्ट दिस टॉपिक इज कंसर्न विद द डिसाइडिंग के resources, what sort of capabilities. Keep in mind we have resources और कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा ताल्लुक ह्यूमन कैपेसिटीज़ के साथ है। रिसोर्सेज मीन के व्हाट यू पोजेस आर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में बी थ्रेशोल्ड और मे बी यूनिक, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ में बी थ्रेशोल्ड, में बी कोर कॉम्पिटेंस या डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ या कॉम्पिटेंस होती हैं। तो अब वी आर वेरी मच क्लियर, आपने मार्केट में रहना है तो उसामा कौन सी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी आपको? जी प्लीज उसामा। सर वॉइस क्लियर है सर? आई एम टॉकिंग इफ यू जस्ट you have to compete with your competitor, you like to remain in market, so which resources and capabilities need?
सर वॉइस नहीं आ रही? हेलो, जी प्लीज, आप सुन रहे हैं जी मुझे? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर, मुझे आ रही बात। आपकी आवाज आ रही है एग्जैक्टली, लेकिन मेरी आवाज क्लियर है? सर आपकी आवाज क्लियर जी है सर, मुझे क्लियर है, उसामा का इशू है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं पूछ, अच्छा देखिए, चलो सुनो, मुझे सुनिए, मैंने ये कहा एक्चुअली देखो, मार्केट में अगर आपने रहना है, सस्टेन करना है बस, और आपको मार्केट से नहीं निकलना चाहते, मीन आप वाइप आउट ना हो, तो फिर आपको थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज और थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी, अब ये कौन सी कैपेबिलिटीज होती हैं? ये वो हैं कि जो आपके कंपेटिटर्स के पास रिसोर्सेज और जो आपके पास कैपेबिलिटीज हैं वो उसी लेवल की होंगी। लेकिन कीप इन माइंड, थ्रेशोल्ड आपको मार्केट में तो रख सकती हैं, बट ये हमें कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं देती। लिहाजा एसएम के अंदर आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर हमने कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ जाना है तो वी डू नीड द कोर कंपिटेंस एंड यूनिक रिसोर्सेज या डिस्टिंक्टिव कंपिटेंस। अच्छा माय डियर, ये जो हम यहाँ लफ्ज़ पोजीशन ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली ये जो ऑडिट है ये वो ऑडिट नहीं है। इसका मतलब है कि टू सी अबाउट योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, और पोजीशन ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम इंटरनली देखना चाह रहे हैं। चूँकि ये हमारा टॉपिक रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ का है, ये वो वरीयो वाला है, वरीयो और रिसोर्स बेस्ड व्यू में हमने देखना है कि हमारी पोजीशन कैसी है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपेटिटर इन टर्म्स ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल वाइज एंड सो ऑन सो ऑन. So is the part of the planning process which examine the current state of organization in respect of resources, assets and finance, product, brands and markets, operating systems, internal organization, current results and returns to shareholders. तो इस हवाले से हम देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, प्रोडक्ट हमारी कैसी हैं, ब्रांड कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, इंटरनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड सो ऑन सो ऑन। सर ये तो उल्ट नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये रिसोर्स बेस ऑडिट है, ये तो जो इन्होंने लिखा पोजीशन ऑडिट लिखा हुआ। जो पोजीशन को पोजीशन में तो एनवायरनमेंट था जो हमने पहले चैप्टर में स्टार्ट किया था। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, देखिए ऐसे देखो, आप उसमें भी देख कह सकते हैं। पोजीशन ऑडिट का मतलब है कि यू हैव टू सी योर पोजीशन, मुझे अपनी पोजीशन चेक करनी है, व्हाट इज माय पोजीशन। तो माय डियर, मैं यही देखूंगा ना कि मेरे कैपेबिलिटीज क्या हैं, मेरे जो लैपटॉप, टीचिंग, पीपीटीज मेरी, और मेरा नॉलेज अपना क्या है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ ना विद अदर competitor. Now those who are teaching SM course and such professor, तो मेरा तो मुकाबला उनके साथ है ना। आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ विद, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, दिस इज माई पोजिशन बेसिकली, एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट माई ओन ऑडिट ऑफ मीन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। आप बैलेंस शीट में ज़रा देखो तो फाइंड योर एसेट्स, टेक्नोलॉजी, लिक्विडिटी, फिक्स एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट वैल्यूएशन। जी दोबारा बात कीजिए। एक्सक्यूज मी, दोबारा बात कीजिएगा। पता नहीं सर, उनकी तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, जो हमने रिसोर्स बेस ऑडिट पढ़ा था उसमें ये था कि हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं। पोजीशन ऑडिट का हमने पढ़ा था कि हम एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको देख के अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये मैंने देखो मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा पोजीशन ऑडिट
आपकी जो आप जब ऑडिट कर रहे हैं, देखो पोजीशनिंग मैंने बताई है, जैसे स्ट्रेटेजिक फिट का मैंने जिक्र करता हूँ, तो माय डियर आप ये भी तो आप देखना चाहते हैं ना कि मेरी पोजीशन, अच्छा आप अपनी कंपनी की पोजीशन देखना चाहते हो, तो क्या देखोगे कि जी हमारी प्रोडक्ट कैसी हैं, उनकी सेल्स कैसी हैं, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। और इसको जब आप कंपेयर करोगे अपने एक्सटर्नल कंपेटिटर के साथ, तो माय डियर आपको अपनी पोजीशन की समझ आ जाएगी। अच्छा सर, ये पोजीशन ऑडिट में बीसीजी मैट्रिक्स भी आ जाता है जी, बोस्टन ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, इसकी ये पोजीशन ऑडिट का हिस्सा है सर ये? देखो आप कौन बोल रहे हैं? सर मोहम्मद उमर चिश्ती। अच्छा जी चिश्ती साहब, पहली बात यह है कि बीसीजी मैट्रिक्स में भी तो आपने ये देखना है ना कि हम हमारी प्रोडक्ट कैसी हैं, स्टार हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, तो आप पोजीशन कर रहे हैं ना अपने आप को भी, हम कहाँ हैं और मेरा कंपेटिटर कहाँ है। आपने मुझे ये देखना हो सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी, मेरा ख्याल किसी भी हवाले से आपने अपना एनालिसिस करना है कि हमारी पोजीशन कैसी है। नेस्ले को देखना है कि हम कहाँ हैं, हमारा ब्रांड कैसे हैं, हमारे रिसोर्सेज, उनकी सोफिस्टिकेशन, हमारी फाइनेंशियल लिक्विडिटी की पोजीशन और बहुत सारी पोजीशन, प्रोडक्ट कैसी हैं, ब्रांड कैसी है, मार्केट कौन सी है, किस लेवल की हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कल्चर हमारा कैसा है, यही बताएगी ना। और अगर आपकी ये सारी चीजें दूसरों से बेहतर हैं तो आप बेहतर तसव्वुर करोगे, अदरवाइज आप वीकर हो जाएंगे। Got it? यस सर। Now that a resource audit is an internal review of all aspects of resources of the organization uses. My dear, typical resources 9M उन्होंने लिखे हैं। मटेरियल है men and women staff, management, machinery, money, markets, makeup और methods, management information और ये दैट इज व्हाट। अच्छा अब ये देखें, ये हमारे 9Ms को उन्होंने रिसोर्सेज आर ओनली ऑफ वैल्यू इफ दे आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइटर रिसोर्सेज। अब देखिए प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, हम वो वरियो को लेके आइए, हमने कहा था ना वरियो में ऑर्गेनाइज्ड बेसिकली क्या है, डिसिप्लिन, अरेंज्ड। अब उसमें हमने वरियो में जब बात करते हैं तो उसमें हाउ मच दे आर वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबिलिटी उसमें कम से कम हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। तो जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन ये रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड हैं तो माय डियर ये आपको आपकी पोजीशन बेहतर होगी। तो सम रिसोर्सेज आर इजी टू डिफाइन, आइडेंटिफाई एंड मेजर, दैट इज plant and machinery, finance. Other are more problematic such as management skills, technical competence of cultures and so on. So anyhow, I think we are analyzing and then we have to conduct. अब ये रिसोर्स ऑडिट का मतलब हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज की लेवल क्या है। अब ऑडिट जब करोगे तो वरियो तो ऑटोमेटिकली उसमें आ गया, यू आर हैव टू चेक योर वैल्यू, वैल्यूएबल, रेयरिटी, और ये आप ऑडिट से करोगे तो आपको अपनी पोजीशन की समझ आएगी ना जी। क्लियर? राइट सर। सर ये आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, रियो? वरियो, VRIO, ये एक्रोनिम है जेंटलमैन, ये एक मॉडल है, उसमें हम देखते हैं कि टू चेक द रिसोर्सेज पोजीशन, VRIO ये एक्रोनियम है, और V स्टैंड्स फॉर हाउ मच योर रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, R mean how much your resources are rare, rarity, I mean imitability, how much such can be duplicated or imitation can be done, can be copied, and O mean organized. You got the concept, gentlemen? यस सर, थैंक यू सर। आपका भी थैंक यू, आपने सवाल किया। अच्छा जी, हम अब मेरा ख्याल इधर हमने मूव करना है, लेकिन वैल्यू ड्राइवर
को हम कल देखेंगे और दिस वुड बी आवर स्लाइड नंबर 50 टू बी डिस्कस टुमारो और still I am giving you a chance that if you people have question please you may और healthy sign up ये है कि आज बहुत देर बाद अटेंडेंस बेहतर हुई है. I hope so कि this would remain more and more better or you would keep on your discussions, healthy discussions और चूँकि healthy discussion and interactive session may make you a more clarity. So I believe totally and always. G, any questions still, please, if you have. No sir. आप मेरा ख्याल you are genius people. ये मेरा ख्याल ये सोनिया के घर में I think there is a problem. ये मेरा प्रॉब्लम कहाँ है? ये बच्चों का शोर आता है. सर एक्चुअली वो मेरे भांजी हैं वो इस वजह से थोड़ा सो रहा है. सॉरी मैं म्यूट ही कर रही हूँ. एक्चुअली मैं पूछने लगी थी कि लास्ट क्लास कब तक है ना. लास्ट क्लासेस में के फेब में है ना एग्जामिनेशन. इसका मुझे अभी आपकी ऑफिस वालों ने क्या कन्वे किया? मुझे तो नहीं कोई ऐसा सच को पता. सर वैसे मैंने जनरली पूछा है कि क्या कब है ना. नहीं लेकिन still ऑफिस हैज नॉट कम्युनिकेटेड और चूंकि आप लोगों का ये 90 आवर्स का है तो मेरा ख्याल अभी इट वुड रिमेन अभी जारी रहेंगे मेरा ख्याल है. आई डोंट नो एग्जैक्टली. चलें जी स्लाइड नंबर 50 वुड बी डिस्कस और आई होप सो कि आपकी पार्टिसिपेशन जारी रहेगी और कल भी हम ज़्यादा ईगर हो गए हम डिस्कशन करेंगे. ओके थैंक यू. खुदा हाफिज. इंशाल्लाह थैंक यू. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.